आइए एक नए तरह के कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं जिसे अभी बनाया जा रहा है, लेकिन यह उस दुनिया के नियमों का पालन नहीं करता जिसे हम हर दिन देखते हैं। आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग में गहराई से उतरेंगे, एक ऐसी तकनीक जो क्वांटम भौतिकी के, सच कहें तो, अजीब नियमों का इस्तेमाल करती है ताकि उन समस्याओं को हल किया जा सके जो पृथ्वी के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के लिए भी सचमुच असंभव हैं। आप जानते हैं, आज हम जिन कंप्यूटरों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह आपका फोन हो या लैपटॉप, उनकी सारी बुनियाद एक बिट पर टिकी होती है। ये तो बस एक साधारण स्विच है ना? ये या तो ऑन होता है या ऑफ, यानी 0 या 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग की ताकत एक अलग चीज से आती है जिसे हम क्यूबिट कहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे घूमते सिक्के की तरह सोचिए। जब सिक्का हवा में होता है तो वह न हेड होता है न टेल, वह एक तरह से दोनों ही एक साथ होता है। यही है क्यूबिट। ये एक साथ 0, 1 या दोनों का मिश्रण हो सकता है। तो क्यूबिट की यह अनोखी क्षमता कि वह एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकता है, उसे कुछ अद्भुत क्षमताएं देती है। आप सच में इन्हें सुपर पावर कह सकते हैं। तो आइए उन 3 बुनियादी क्वांटम नियमों को समझते हैं जो यह सब संभव बनाते हैं। ठीक है, सुपर पावर नंबर 1 को सुपरपोजिशन कहा जाता है, और यह वही घूमते हुए सिक्के का विचार है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। एक क्यूबिट में एक साथ 0 और 1 दोनों होने की संभावना होती है। यह केवल तब होता है जब आप इसे मापते हैं, जैसे जब सिक्का आखिरकार मेज पर गिरता है, तब यह किसी निश्चित अवस्था में आ जाता है, या तो हेड्स या टेल्स। सभी मानों को एक साथ रखने की यह क्षमता ही कंप्यूटर को एक ही समय में ढेर सारी अलग अलग संभावनाओं का पता लगाने देती है। और यहीं पर आप वास्तव में इस विचार की ताकत को देखना शुरू करते हैं। देखिए, 3 सामान्य बिट्स एक बार में केवल एक ही संख्या स्टोर कर सकते हैं, जैसे 101, बस इतना ही। लेकिन अगर 3 क्यूबिट्स सुपरपोजिशन में हों, वे एक ही समय में सभी 8 संभावित संयोजनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यही तरीका है जिससे एक क्वांटम कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे समाधानों की खोज कर सकता है। अब दूसरी सुपर पावर तो और भी अजीब है, अगर आप यकीन कर सकें। इसे एंटेंगलमेंट कहा जाता है। यह 2 या 2 से अधिक क्यूबिट्स के बीच गहरा, लगभग रहस्यमय संबंध होता है। अगर आपके पास 2 एंटेंगल्ड क्यूबिट्स हैं और आप एक को मापते हैं और पता चलता है कि वह 0 है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि उसका साथी 1 है, चाहे वह ग्रह के दूसरी ओर ही क्यों ना हो। वे आपस में जुड़े हुए हैं। वे एक ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सिस्टम की तरह काम करते हैं। यहीं से इसकी शक्ति गुणात्मक रूप से बढ़ती है। यह सिर्फ क्यूबिट्स जोड़ने की बात नहीं, बल्कि उनकी संभावनाओं को गुणा करना है। सिर्फ 20 ऐसे एंटेंगल्ड क्यूबिट्स एक ही समय में 10 लाख से भी ज्यादा क्लासिकल वैल्यूज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ 100 को एक साथ ले लें, तो वे इतनी अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जितने परमाणु पूरे ज्ञात ब्रह्मांड में भी नहीं हैं। यह वाकई दिमाग हिला देने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये लाखों संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं, तो आखिर आप सही उत्तर कैसे ढूंढेंगे? यहीं पर तीसरा नियम, इंटरफेरेंस, काम आता है। क्वांटम एल्गोरिदम इस तरह से बनाए जाते हैं कि वे क्यूबिट्स को चतुराई से इस तरह से नियंत्रित करें कि गलत उत्तरों की ओर जाने वाले रास्ते एक दूसरे को लगभग तालाब में लहरों की तरह काट दें, और साथ ही सही उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। आप एक तरह से संभावना को दिशा दे रहे होते हैं, ताकि जब आप अंत में सब कुछ मापें तो सही समाधान ही सबसे अधिक संभावना के साथ सामने आए। तो हमारे पास ये अद्भुत और दिमाग घुमा देने वाले सिद्धांत हैं, लेकिन असल में ऐसी मशीन कैसे बनाई जाए जो ये सब कर सके? असल में इन क्वांटम सुपर पावर्स का उपयोग करने की कोशिश करना पृथ्वी पर सबसे चरम और चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग में से एक है। शुरुआत के लिए ज्यादातर क्वांटम कंप्यूटरों को बेहद अविश्वसनीय रूप से ठंडा रखना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं -273 डिग्री सेल्सियस की। यह लगभग 0 के बिल्कुल पास है। अगर तुलना करें तो यह गहरे अंतरिक्ष के खाली वैक्यूम से भी ठंडा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी गर्मी मूल रूप से शोर के समान होती है। ये कंपनियां हैं जो उन बेहद नाजुक क्वांटम अवस्थाओं को आसानी से बिगाड़ सकती हैं और पूरी गणना को बर्बाद कर सकती हैं। और चीजों को इतना ठंडा करना, जैसा कि आप सोच सकते हैं, आसान नहीं है। इसका मतलब है क्वांटम चिप को लेना, उसे एक वैक्यूम के अंदर रखना और फिर उसे इन विशाल बहुस्तरीय मशीनों से जोड़ना जिन्हें डिल्यूशन रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। ये चीजें बेहद जटिल होती हैं और ये हीलियम समस्थानिकों के दुर्लभ मिश्रण का उपयोग करके सिस्टम से हर आखिरी गर्मी को बाहर खींच लेती हैं। ये एक अत्यंत महंगा और ऊर्जा गहन प्रक्रिया है। और ठंड, ये तो बस पहेली का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों को डिकोहेरेंस नामक चीज के खिलाफ भी लगातार लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्वांटम अवस्था बस धीरे धीरे गायब हो जाती है या साबुन के बुलबुले की तरह फूट जाती है।
जैसे ही वह बाहरी दुनिया के संपर्क में आती है, एक छोटी सी कंपन, एक भटका हुआ चुंबकीय क्षेत्र पल भर में, यह माइक्रोसेकंड्स में हो सकता है। इसके अलावा आपके पास उच्च त्रुटि दरें हैं, सैकड़ों से लाखों क्वांटम तक स्केलिंग की बड़ी चुनौती है, और उन सभी त्रुटियों को सुधारने के लिए पूरी तरह से नए तरीके ईजाद करने की आवश्यकता है। तो इन सभी अविश्वसनीय चुनौतियों के साथ आपको सच में खुद से पूछना चाहिए, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी परेशानी क्यों उठाएं? खैर, इसका जवाब यह है कि अगर हम इन समस्याओं को सुलझा लें तो इसका लाभ क्रांतिकारी से कम नहीं हो सकता। आइए देखें कि ये मशीनें किस तरह की दुनिया बदलने वाली समस्याओं के लिए बनाई जा रही हैं। तो स्पष्ट कर दूं, ये चीजें आपके लैपटॉप की जगह नहीं लेंगी। ये बेहद कठिन समस्याओं के लिए विशेष मशीनें हैं। जैसे चिकित्सा के बारे में सोचिए, ये जटिल अणुओं का अनुकरण कर सकते हैं ताकि बिल्कुल नई दवाएं महीनों में बनाई जा सकें, दशकों की बजाय। या वित्त में ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की दिमाग घुमा देने वाली जटिलता को सुलझा सकते हैं। और ये रही एक बड़ी बात, सुरक्षा के क्षेत्र में ये सैद्धांतिक रूप से उस एन्क्रिप्शन को तोड़ सकते हैं जो आज हमारी लगभग सारी जानकारी की सुरक्षा करता है। यानी हमें नया क्वांटम सुरक्षित इंटरनेट बनाना होगा। ये सूची चलती जाती है। तो आज हम कहाँ हैं? हम एक दिलचस्प पल में हैं, एक संक्रमण काल में। हम शुरुआती प्रयोगों से उन मशीनों की ओर बढ़ रहे हैं जो वास्तव में उपयोगी होने की कगार पर हैं। आप जानते हैं, इस विचार को पहली बार 80 के दशक में भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन ने उठाया था, और 90 के दशक में कुछ क्रांतिकारी एल्गोरिदम के साथ इसे बढ़ावा मिला। लेकिन 2019 में चीजें गंभीर हो गईं। तब गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी का दावा किया। अब इसका मतलब यह नहीं था कि उनका कंप्यूटर हर चीज में बेहतर था, बल्कि यह था कि उनके साइकामोर चिप ने एक बहुत विशिष्ट और जटिल गणना को दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपरकंप्यूटर से कहीं तेज किया। और तब से ही ये दौड़ शुरू हो गई है। अभी हम उस दौर में हैं जिसे इस क्षेत्र के लोग NISQ युग कहते हैं। इसका मतलब है नॉइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम। मूल रूप से इसका अर्थ है कि हमारे पास क्वांटम मशीनों में ठीक ठाक संख्या में क्यूबिट्स हैं, दर्जनों, शायद सैकड़ों, और वे इतनी शक्तिशाली हैं कि कुछ शानदार चीजें कर सकती हैं, लेकिन वे अभी भी बहुत शोरयुक्त हैं, बहुत अधिक त्रुटियों के शिकार हैं, ताकि वे परिपूर्ण और विश्वसनीय कैलकुलेटर बन सकें, जैसा कि हम अंततः चाहते हैं। तो अंतिम लक्ष्य जिसके लिए हर कोई दौड़ रहा है, हालांकि यह शायद अभी भी 10 या 20 साल दूर है, उसे फॉल्ट टॉलरेंस कहा जाता है। यह विचार वास्तव में काफी चतुर है। आप इन हजारों शोरयुक्त त्रुटिपूर्ण भौतिक क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं और उन्हें एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि वे एक एकल, स्थिर और लगभग परिपूर्ण लॉजिकल क्यूबिट बना सकें। यह कुछ ऐसा है जैसे एक पूरी टीम लगातार एक दूसरे का काम जांच रही हो ताकि कोई गलती न रह जाए। यही तरीका है जिससे हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो बड़े कामों के लिए वास्तव में भरोसेमंद हो। और यही हमें अंतिम और शायद सबसे गहरे सवाल तक ले आता है। रिचर्ड फाइनमैन ने एक बार कहा था कि प्रकृति शास्त्रीय, क्लासिकल नहीं है। अगर आप प्रकृति का सिमुलेशन बनाना चाहते हैं तो इसे क्वांटम मैकेनिकल बनाना चाहिए। अगर हम ऐसी मशीन बना लें जो ब्रह्मांड के निर्माण खंडों का पूरी तरह सिमुलेशन कर सके, तो आप उससे हल करने के लिए पहली बड़ी चुनौती क्या पूछेंगे?